It's a very simple exam and inshallah you will able to qualify. इसका पैटर्न ये होता है कि हमारे पास शॉर्ट केसेस होते हैं, देयर इज अ लॉन्ग केस फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, उसके बाद एक वाइवा होता है लॉन्ग केस के बाद, और दो जो होते हैं आपके टेबल वाइवास होते हैं। टेबल वाइवास में आपके दो एग्जामिनर्स होते हैं। मैं चूंकि यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे एक एग्जामिनर होते हैं या दो एग्जामिनर होते हैं। हमारे टाइम पे दो एग्जामिनर्स होते थे। उसमें आपके टेबल वाइवा में एक डार्क रूम टेस्ट आपसे पूछते हैं, एक जो दो एग्जामिनर का पैनल होता है, और सेकंड टेबल पर जब आप जाते हैं वहाँ इंस्ट्रूमेंट सारे पड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे आपसे इंस्ट्रूमेंट्स पूछते हैं। प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल प्लीज। ये आप लोगों की कुलीग है, आप काइंडली उनको बता दें कि इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगी। अच्छा, जिन ने आना है वो अभी आ जाए। इंस्ट्रूमेंट्स तो ये है कि आप लोगों ने पहले सबने देखे होंगे ना। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर इशफाक जो है वो कह रहे हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट लॉक हुए हुए हैं, और वो जो सिस्टर के पास हैं वो आज नहीं आई है, वो एब्सेंट है, तो आप लोग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं देख सकते। इसका दूसरा आसान तरीका ये है, मगर वो भी जो आपके पर्सनल हो, कि आप ओटी में जाके कुछ सीजर्स विजर कंजक्टाइवल सीजर ओटीएस से बात करके वो अगर आपको दिखाते हैं, कॉर्नियल सीजर कंजक्टाइवल सीजर, आपको मैं बता देती हूँ जो आपने पढ़नी है, वो आप बुक में सिर्फ तस्वीरें देख लें, आपको उसका आइडिया हो जाएगा। एक होगी कंजक्टाइवल सीजर जो सबसे बड़ी होती है, दिस इज कॉल्ड अ कंजक्टाइवल सीजर। उसके बाद सेकंड नंबर पे छोटी होती है और उसके प्रॉन्ग्स थोड़े से कर्व्ड होते हैं, उसको कहते हैं कॉर्नियल सीजर। और सबसे छोटी जो होती है उसको वेनस सीजर भी कहते हैं या आयरिस कटिंग सीजर। आ जाइए, ये आपके बुक में सब बनी हुई है, और वहाँ पे आप इसको साइजेस से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट जो बहुत कॉमनली पड़े हुए होते हैं वो स्क्विंट हुक होता है, आयरिस रिपोजिटर होता है, नीडल होल्डर्स होते हैं। दो किस्म के नीडल होल्डर हैं, एक छोटा नीडल होल्डर होता है और एक बड़ा नीडल होल्डर होता है, और बड़ा वाला जो होता है वो विद लॉक और विदाउट लॉक दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक कॉर्नियल लूप होगी, ऐसा लेंस सा बना हुआ होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, उसके बाहर ब्लैक कलर का एक रिंग होता है और उसको कहते हैं कॉर्नियल लूप। इट वाज यूज्ड, nowadays we don't use it because we use the slit lamp. It was used to examine the interior segment of the eye with the help of torchlight. Corneal loop जो होता था, इसकी शायद यहाँ कहीं पिक्चर भी बनी होगी, आपकी बुक्स में कहीं बनी होगी, ये बनी होगी, ठीक है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ कॉर्नियल लूप। आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है पीछे? इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे लिड रिट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे आम सर्जिकल रिट्रैक्टर्स होते हैं ना, बड़े से ऐसा मुंह होता है और पीछे से ऐसा हैंडल होता है, उसी तरह छोटे लिड रिट्रैक्टर्स होते हैं। आप लोगों ने देखे हैं ना पहले इंस्ट्रूमेंट्स, उसी तरह लिड रिट्रैक्टर्स होते हैं। वो रिट्रैक्टर पड़ा हुआ होगा वहाँ पे, स्पेकुलम शायद पड़ा हो, स्पेकुलम देखा है? हाँ, स्पेकुलम पड़ा होगा। जरूरी नहीं है कि इनमें से सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हों, इसमें से कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। इनके अलावा तो कोई नहीं होंगे? इनके अलावा कुछ भी नहीं होता। हमारी वो जो ट्रे है जो हम आपको हमेशा दिखाते हैं, वही ट्रे एग्जाम में आती है। एक्ट्रोपियन क्लैंप्स हैं, लिड क्लैंप्स जो हैं, लिड गार्ड है उसमें, क्लेजियन क्लैंप्स भी हैं जी, पंक्टम डायलेटर भी है उसमें। बिल्कुल पंक्टम डायलेटर ऐसे छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है और बिल्कुल पॉइंटेड सा उसका वो होता है, उससे आप पंक्टम को डायलेट करते हैं। आपको अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन को पूछना है, वो मुझसे आपकी काइंडली पूछ लें, क्योंकि जैसे ही वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, you will tell them that this is a conjunctival scissor or corneal scissor. The next question will be how we use it. ठीक है, ये इसके यूजेस क्या हैं, तो फिर वो आप उसको बताएंगे कि हम इस तरह इसको यूज करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हमारे पास लिड गार्ड है, लिड क्लैंप्स हैं, और वो बीपी नाइफ
हैंडल जो होता है, और खास याद नहीं है। DCR कब होता है? बोन पंच डार्क रूम टेस्ट करा दूं? डार्क रूम का मतलब ये है कि वो एग्जामिनेशन जो आप डार्क रूम में करते हैं, डार्क रूम टेस्ट रूम को कहते हैं। डार्क रूम टेस्ट में आपके पास आती है इंटीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन, जो कि आप वैसे भी देख सकते हैं इंटीरियर सेगमेंट। ये जो इसमें ऑब्लिक इल्यूमिनेशन लिखा हुआ है या ऑब्लिक एग्जामिनेशन लिखा हुआ है डार्क रूम टेस्ट में, ये आजकल एब्सोल्यूट है। हम क्योंकि स्लिट लैंप यूज करते हैं, हम ये टेस्ट अब यूज नहीं करते जो डार्क रूम टेस्ट में लिखे हैं। डार्क रूम टेस्ट में आजकल आती है रेटिनोस्कोपी। दिस इज अ रेटिनोस्कोप, ठीक है। ये लंबा सा जिसका सांप की तरह सर होगा, वो होगा ऑप्थेल्मोस्कोप, ठीक है। इन दोनों में आप डिफरेंशिएट कर लें। दिस इज द ऑप्थेल्मोस्कोप। With the help of ophthalmoscope, we examine the fundus with the help of ophthalmoscope. Fundus क्या होता है? Fundus क्या होता है? Posterior pole of the eye, उसमें क्या क्या आता है? Optic disc आता है, vessels होते हैं और macula होता है, ठीक है। रेटिना नहीं बोलना है सिर्फ। और ये रेटिनोस्कोप है। रेटिनोस्कोप से हम क्या करते हैं? राइट, वी फाइंड द एरर ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ रेटिनोस्कोप, ठीक है। वी डू द रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी इज द प्रोसीजर बाय व्हिच वी कैन फाइंड आउट द एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें आपको पता कैसे चलेगा? दिस इज द स्ट्रीक ऑफ रेटिनोस्कोप, ठीक है। ये आप पे एक ऐसे लंबी सी लाइन नजर आती है, मैं आपको उधर दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको नजर आ रही है। अब देखिए इसको डार्क रूम में हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत फेंट, एक्सक्यूज मी, दिस इज अ रेटिनोस्कोप। इसको हम डार्क रूम में इसलिए करते हैं क्योंकि ये देखिए आपको इसमें स्ट्रीक बहुत फेंट नजर आ रहा है। When you do this examination in a dark room, you can see this streak very clearly, and you find this streak in the pupil of patient. आप इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं जैसे ये मेरे एक पेशेंट है। I will ask her to look forward at a distance point. मेरी तरफ नहीं देखना है, आप इस तरह करके यहाँ से देखते हैं, और मेरी तरफ नहीं देखना है, आपने उधर देखना है, और उसके प्यूपल में आप इस तरह करते हैं और फिर इसको इस तरह हिलाते हैं, ठीक है। इसको आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस में लाइट डाल के आपको पता चलता है। अगर विद मूवमेंट है तो क्या मतलब हुआ? और अगर अगेंस्ट मूवमेंट है तो ठीक है, बिल्कुल। अगर आप इस तरह से डाल रहे हैं, ये हमारा 1 मीटर डिस्टेंस होता है, तो इसमें आपके पास विद मूवमेंट आ रहा है, उसको हम +1.5 से न्यूट्रलाइज करेंगे क्योंकि वो वर्किंग डिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है। वर्किंग डिस्टेंस को निकाल के अगर फिर भी विद मूवमेंट आ रहा है तो इट मींस शी इज हाइपरमेट्रोप, और अगर वो नेगेटिव हो जाता है इट मींस शी इज मायोप, ठीक है। आपसे इतने डिटेल में ये नहीं पूछेंगे, आपसे सिर्फ ये पूछेंगे व्हाट इज दिस, आप कहेंगे दिस इज अ रेटिनोस्कोप। वो कहेंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेटिनोस्कोप, यू विल जस्ट एनुमरेट कि इसकी क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। इसमें हम एस्टिग्मेटिज्म देख सकते हैं, इसमें हम एरर ऑफ रिफ्रैक्शन देख सकते हैं। एरर ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या होते हैं, फिर आप बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। You look how you forward the question, and they will ask you a simple question and you just answer them simply. Don't complicate for yourself. कि आपसे वो एक पूछ रहे हैं और आप कहें कि सर there are 4 error of refraction, you will just know 2, और फिर वो आपको कहेंगे अब थर्ड और फोर्थ बताएं। फिर आप एस्टिग्मेटिज्म कहीं से बोल देंगे, फिर वो आपसे एस्टिग्मेटिज्म में पूछेंगे, फिर आप सब स्टूडेंट्स बोल देते हैं विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। डोंट एवर से अ वर्ड व्हिच यू डोंट नो इन डिटेल इन वाइवा। वो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, आप उनको सिंपली जवाब दें। वो आपको कहे कौन कौन से एरर ऑफ रिफ्रैक्शन है, आप उनको कहें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया इज अ फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्शन। उसमें आपकी जो होती है एज के साथ एकोमोडेशन में डिके हो जाती है और आपको +40 जब आप होते हो तो आपको करीब से नजर नहीं आता है, ठीक है। ये ऑप्थेल्मोस्कोप है, इससे हम डार्क रूम में यूज करते हैं, इसलिए
ताकि वी आर एबल टू सी द फंडस वेरी क्लियरली। इसको आप इधर से ऑन करते हैं, इसमें डिफरेंट लेंसेज लगे हुए होते हैं। अगर किसी एग्जामिनर का एरर ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी यहाँ से वो ठीक कर सकता है, और आप अगर फंडस को क्लियरली नहीं देख सकते तो आप इसको यहाँ से हिलाते हैं। हिलाने का मतलब ये होता है कि आप इसमें लेंसेज यूज कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। जीरो का मतलब ये होगा कि इसमें कोई भी लेंस नहीं है। द पेशेंट इज ई मेट्रो एंड you as the examiner you consider yourself as an e-metro. When you go for the plus side, it means either you are hypermetrope, either your patient is hypermetrope. When you go for the negative side, then you can roughly say the error of refraction of a patient with the help of fundoscope, ophthalmoscope. ठीक है? क्योंकि if you consider yourself as an e-metrope and you are focusing the fundus with the help of say minus lens or plus lens, then this is the error of refraction of your patient. और आप उसको फाइंड इस तरह से करते हैं, जब आप फोकस करते हैं आपको फोकस नहीं हो रहा होता, आप इस तरह हिलाते हैं किसी एक लेंस पे फोकस हो जाता है। उसका मतलब ये है कि वो उसकी डायोप्टर की उसको एरर ऑफ रिफ्रैक्शन है योर पेशेंट। इसके अलावा इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होता है। इनडायरेक्ट, दिस इज अ डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में कितने डिस्टेंस से करेंगे, मतलब इस तरह हम लेटरल को क्या उस तरह नहीं, इसको दो डिस्टेंस से करना होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। इसको आप पहले इस तरह से करते हैं, 1/2 मीटर से देखते हैं, मगर उसमें से आप सिर्फ स्पॉटलाइट उस पर डालते हैं और आप देखते हैं कि कोई ग्रास एब्नॉर्मैलिटीज तो नहीं है। फिर आप इसमें से देखते हैं, फिर इस तरह से फोकस करते हैं। ठीक है? उसमें अगर आप इधर से देखें और आपको रेड रिफ्लेक्स नजर ना आ रहा हो तो इट मीन्स के either your patient have some problem at the retina, or there is vitreous hemorrhage or there is cataract, क्योंकि आपका जो वो है व्यू है वो क्लियर नहीं है और वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम ओपेसिटीज आई हुई है या विट्रस हेमरेज है, लाइट जो है वो आपकी फंडस से आपको क्लियरली नहीं आ रही है, मीडिया में कोई ओपेसिटीज है। फिर आप राइट आई फॉर द पेशेंट राइट आई, लेफ्ट आई फॉर द पेशेंट लेफ्ट आई, आप इसको देखते हैं और इस तरह से करीब जाते हैं। ठीक है? और फिर पेशेंट को हमेशा आपने कहना होता है कि इस लाइट में नहीं देखना है, आपने दूर देखना है, आपने दूर देखना है। बस ये एक कमांड आपने दोनों जगह पे देनी होती है। आप कहें पेशेंट को कि आपने दूर देखना है, आप जैसे ही पेशेंट को कहते हैं कि आप दूर देखें तो वो चूंकि फोकस नहीं कर रहा होता है तो प्यूपल्स उसके डायलेट हो जाते हैं। ठीक है? वो फोकस करेगा, उसके प्यूपल कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, यू वोंट बी एबल टू सी द फंडस। तो वो जब दूर देखते हैं आपके प्यूपल्स थोड़ी हद तक डायलेट कर जाते हैं। अगर आपको फिर भी उसका व्यू पूरा नजर नहीं आता तो यू जस्ट पुट सम ड्रॉप्स ऑफ मीट्रेटिक्स और वो डायलेट कर जाता है और आप फंडस देख लेते हैं। अच्छा, अब ऑब्लिक एलिमिनेशन में क्या होता है? उसमें आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज ऑब्लिक एलिमिनेशन, यू जस्ट डिफाइन द गिव द डेफिनेशन ऑफ ऑब्लिक एलिमिनेशन कि हम उसमें वी पुट द लाइट फ्रॉम साइड एंड एग्जामिन द कॉर्निया और द आई फ्रॉम फ्रंट। लाइक आप लोगों के पास टार्च है? लाइक दिस। ठीक है? आप यहाँ से लाइट डाल रहे हैं, आप सामने देखें और आप फ्रंट से उसको देख रहे होते हैं। दिस इज द ऑब्लिक एलिमिनेशन। ये इस तरह से जब हम डालते हैं, ये दिस इज अ डिफ्यूज लाइट एग्जामिनेशन, जो हम उसका पूरा वो देख रहे होते हैं। ऑब्लिक एलिमिनेशन में फिर ये होता है, अगर आप वो स्लिट लैंप कर रहे हैं तो वी हैव द अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन मेक अ स्लिट ऑफ डिफरेंट विड्थ एंड लेंथ। उसमें फिर आप डिफरेंट सेगमेंट आई के देख सकते हैं, मगर चूंकि टार्च लाइट में आपके पास एक डिफ्यूज लाइट होती है, उसमें आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। स्लिट लैंप की एडवांटेजेस ये है कि उसमें आप स्लिट जो बनाते हो उसकी अपनी स्पेसिफिक विड्थ होती है जो कि आप मेजर कर सकते हैं। उसमें आप कार्नियल थिकनेस, कार्नियल थिनिंग, कार्नियल अल्सर्स के मार्जिन्स की कितने वो डीप है, कितने उसकी विड्थ है, कितने उसके डायमीटर है, वो सब आप मेजर कर सकते हो। आप हाइपोपियान को मेजर कर सकते हो, आप एसी डेप्थ को मेजर कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ टार्च लाइट वी जस्ट कैन से दैट द एसी इज शैलो और एसी इज डीप। यू कांट मेजर इट, मतलब इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट और नॉन स्पेसिफिक साइंस जो हम कह रहे होते हैं इट इज अ शैलो, इट्स वी रफली गिव इट। और वो हम शैलो इसलिए कह रहे होते हैं कि हमें अपेरेंटली वो नॉर्मल आई से थोड़ा कम लग रहा होता है। ऑब्लिक एलिमिनेशन
ऑब्लिक इल्यूमिनेशन पे आप बता सकते हैं कि एसी शैलो है या डीप है। मैम वो कार्डियल लूप जो इसमें इस्तेमाल करते हैं किस डिस्टेंस से और किस आप बिल्कुल कार्डियल लूप इस तरह से हाथ में पकड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसके नोज के साथ रखते हैं यहाँ पे, और उसमें से आप देखते होते हैं और पेशेंट को भी कह रहे होते हैं कि वो दूर देखे, और यहाँ साइड से आप लाइट डालते हैं। कार्डियल लूप इज जस्ट यूज फॉर मैग्निफिकेशन विच कैन हेल्प यू टू मैग्नीफाई यूर फाइंडिंग्स कि उसमें आइरिस में क्या है या कॉर्निया में कुछ है, मगर आजकल वो यूज नहीं होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में हम ये करते हैं कि इनडायरेक्ट होता है हमारे पास, अच्छा ये रेटिनोस्कोपी में आजकल तो हम रेटिनोस्कोप यूज करते हैं ना, आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट्स में वो एक मिरर पड़ी हुई है, मिरर पड़ी हुई है ना, पहले जमाने में वो यूज होती थी, आजकल यूज नहीं होती है। अगर वो होती मैं आपको बता देती कि किस तरह से यूज करते हैं। उसमें ये होता है कि द लाइट कम्स फ्रॉम पेशेंट्स बिहाइंड and it falls on that mirror or it reflects again into the patient eye and it reflects again from the patient retina and you examine that image in the patient pupil। जैसे उसका बिल्कुल वो जो है मेथड जो है जो उसका पूरा वो बना हुआ है जिसपे हम रेटिनोस्कोपी करते हैं वो सेम है बिल्कुल जैसे इस रेटिनोस्कोप की है। इस रेटिनोस्कोप में भी यहाँ पे एक लाइट होती है जिससे वो मिरर में पड़ती है, मिरर से वो पेशेंट के फंडस से रेटिना पे जाती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है और उस इमेज को आप देखते हैं इन अ प्लेन ऑफ पेशेंट्स प्यूपल, ठीक है, जो आप देख रहे होते हैं दैट इज द इमेज। तो वो बिल्कुल इसी तरह से होती है, उसको फिर आप इस तरह करके हिलाते हैं और इस तरह करके हिलाते हैं और वो आपको नजर आ रही होती है, या इस तरह टिल्ट करते हैं, उसमें आपको प्यूपल में एक इमेज नजर आता है जिसको आप फॉलो करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स में पड़ा हुआ है, देखिए ना उसको क्या नाम है? उसको वैसे मिरर कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ब्लैक ऐसे उसमें एक होल होता है। मगर आपको हैव टू टेल देम कि वो आजकल यूज नहीं होते हैं, वी यूज द रेटिनोस्कोप, ठीक है, कराते नहीं है, कोई भी कराता नहीं है आपसे, ना ये कराते हैं ना वो कराते हैं, वो सिर्फ पूछते हैं, बहुत सिंपल होता है, सिर्फ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं, वो आपको कहते हैं इसमें से मतलब 2 तरीके होते हैं, वो आपको कहेंगे कि इसमें से आप अपना माइंड बना लें कि वो आपसे जितना वाइवा लेंगे वो आप फिल्मोस्कोप के मुताबिक लेंगे। आप फिल्मोस्कोप क्या होता है, वो किस तरह से यूज होता है, उसके यूजेस क्या क्या हैं और उसमें आप कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज को फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल थिंग्स और एबनॉर्मल थिंग्स, बस ये आपका वाइब होता है। अगर आप रेटिनोस्कोप पे फंस गए तो आपसे रेटिनोस्कोप के बारे में सारा वाइवा किया जाएगा, वो आपको कहेंगे कि दिस इज अ रेटिनोस्कोप, हाउ वी यूज इट, फिर आप उसको बताएंगे कि हम उसको किस तरह से यूज करते हैं, इसमें लाइट होती है, हम यहाँ से ऑन करते हैं, उसको पेशेंट को इस तरह बिठाते हैं, वी गिव हर कमांड और हिम कमांड टू लुक एट द डिस्टेंट पॉइंट, देन वी प्रोजेक्ट द लाइट एंड देन वी follow that image in the plane of pupillary area whether it is going with or it is going against the movement. If it is going with, it is a hypermetrope, and if it is going against, it is a myope. और फिर उसमें हम वर्किंग डिस्टेंस लगाते हैं, देन यू हैव टू मेंशन कि आप कितने वर्किंग डिस्टेंस से आप रेटिनोस्कोपी कर रहे हो, एंड द होल प्रोसीजर इज कॉल्ड रेटिनोस्कोपी, ठीक है। 1 मीटर होता है डिस्टेंस, सॉरी 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर पे हाफ पे भी कर सकते हैं, देन यू हैव टू मेंशन कि आप हाफ पे कर रहे हैं, फिर उसमें आपको +2 उधर ऐड करना होता है आखिर में, वो आपसे नहीं पूछते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। विद द रूल अगेंस्ट रूल का प्रिंसिपल क्या है? सॉरी वही मैं आपको बता रही हूँ ना, मायोप में नेगेटिव जाएगा, जब आप इसको मूव करते हैं ना, आप ये तब तक परसीव नहीं कर सकते जब तक आपने एटलीस्ट 50 रेटिनोस्कोपीज नहीं की, इसलिए वो आपको नहीं करेंगे। मगर उसमें होता ये है कि जब आप उसको इस तरह मूव करते हो स्लिट को, तो वो आपको प्यूपल में जो इमेज नजर आ रहा होता है वो इस तरफ जा रहा होता है, जब आप उसको इस तरफ मूव करते हो तो वो इस तरफ जा रहा होता है, जब आप उसको ऊपर करते हो वो नीचे चला जाता है, जब आप इसको नीचे करते हो इमेज ऊपर चला जाता है, ये मायोपिया में होता है। और हाइपरमेट्रोपिया में जब आप इसको ऊपर लेके जाते हो आपका इमेज भी ऊपर जाता है, जो आपके पेशेंट के प्यूपिलरी एरिया में बन रहा होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद और आप देखेंगे इधर से ऐसे ना कि आप ऊपर से देख रहे हैं और आप कहें कि उधर तो इमेज बन ही नहीं रहा है, ऊपर से नहीं देखना होता है, ये इसमें से आपने देखना होता है, इस तरह का। मैम और एमेट्रोपिया में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इमेट्रोपिया में बिल्कुल
अब ब्राइट रिफ्लेक्स आएगी और उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती और वैसे प्यूपल सारा चमक रहा होता है, ब्राइट सी रिफ्लेक्स आ रही होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के लिए हमें इनडायरेक्ट चाहिए होता है। इनडायरेक्ट जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो बाइनोकुलर होता है, उसमें आपको एडवांटेज ये होती है कि व्हेनेवर यू एग्जामिन एनीथिंग विद बाइनोकुलर ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट, आपका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो जाता है, आपकी स्टीरियोप्सिस होती है, सो दैट यू कैन मेजर द डेप्थ। 3 डायमेंशनल पिक्चर आती है, आपको स्टीरियोप्सिस होती है जब आप बाइनोकुलरली देखते हैं। तो उसमें आपका ये होता है कि एक आपका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ब्रॉड होता है, दूसरा ये है कि आपकी वो ज़्यादा होती है, 3 डायमेंशनल होता है, तो आपको पता चल रहा होता है कि ये लीजन जो है ये इंटीरियरली है, पोस्टीरियरली है, किस नर्व लेयर में है, पीछे रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में है, कहाँ पे है ये लीजन, विट्रस में है। तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है। दूसरा उसमें आपको बहुत ब्रॉड व्यू मिलता है ऑप्थेल्मोस्कोप में, चूँकि आप सिर्फ या ऑप्टिक डिस्क, मैक्यूला और उसके जो बिल्कुल पोस्टीरियर पोल देखते हैं, सिर्फ वो एग्जामिन कर सकते हैं। यू कैन नॉट एग्जामिन द पेरिफेरी विद द हेल्प ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप अनलेस और अनटिल इट इज वाइडली डायलेटेड प्यूपल, but with the help of indirect you can examine the periphery. So we use the indirect mostly to identify the retinal detachment, to identify the hole for the retina causing retinal detachment or retinal tears causing the retinal detachment, or any pathology in the fundus which is located at the posterior pole or in the periphery. With the help of indirect ophthalmoscope you can examine the whole fundus up to the ora serrata, ठीक है। उसमें आपकी कोई भी पैथोलॉजी आ सकती है, वो उससे आप क्लियरली देख सकते हैं। और इसके अलावा हम इनडायरेक्ट को ड्यूरिंग सर्जरी यूज़ कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप को ड्यूरिंग सर्जरी नहीं यूज़ कर सकते। उसका ये होता है, यूज़ कर भी सकते हैं इस तरह से कि आप स्क्रब हो और किसी दूसरे बंदे ने इधर से आपको टावर में पकड़ा दे और आप उसको देख लें, जैसे अक्सर आपने देखा होगा सर भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। मगर इनडायरेक्ट कैन बी यूज्ड इन सर्जरी एंड वी यूज़ इट during retinal detachments, or applying the cryo, or when we are examining the fundus for the retinoblastoma, when we are giving therapy like cryo or lasers, तो उसमें हम indirect apply करके उसको देख रहे होते हैं कि हम कहाँ से दे रहे हैं ट्रीटमेंट, सही है। उसका भी है कि वो डार्क रूम में होगा। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं कि आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि डू यू नो समथिंग अबाउट डार्क रूम टेस्ट, आप कहेंगे यस सर, फिर कहेंगे जस्ट एनुमरेट द टेस्ट व्हिच वी डू इन द डार्क रूम, फिर आप कह देंगे वी कैन डू द डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, वी कैन डू द इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, वी कैन डू द रेटिनोस्कोपी, एंड वी कैन एग्जामिन द इंटीरियर सेगमेंट मोर क्लियरली इन अ डार्क रूम, ऑब्लिक इल्यूमिनेशन से, ठीक है। फिर वो इनमें से कोई भी चीज़ आपको पिक कर लेंगे और वो आपको कहेंगे कि इस पे बताएं कि हम रेटिनोस्कोपी क्या करते हैं। बहुत बेसिक बात है, व्हाट इज रेटिनोस्कोपी, आप उसमें बता देंगे कि रेटिनोस्कोपी क्या है, हम कैसे करते हैं रेटिनोस्कोपी, आप उनको बता देंगे कि विद द हेल्प ऑफ रेटिनोस्कोप, nowadays we do it with the retinoscope and in old days we used to use that mirror। और फिर वो आपसे पूछ लेंगे एग्जामिनर की मर्जी कि वो आपसे रेटिनोस्कोप के बारे में पूछना चाहते हैं या वो ओल्ड मेथड पूछना चाहते हैं, ठीक है। फिर ऑप्थेल्मोस्कोप पे भी बिल्कुल जनरल बातें जो मैंने आपको बताई हैं, दिस इज मोर देन इनफ, इट इज अ वेरी सिंपल वाइवा एंड प्लीज मेक इट अ सिंपल फॉर यू, डोंट try to be more smart or over smart, you will end with a problem, क्योंकि ये आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं करते हैं जब आप ओवर कॉन्फिडेंट बन रहे होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा बने जब आपको चीज़ पूरी आती है और आपको उस चीज़ पे कमांड हो, आप उसको उतना बताएं जितना आपको आता हो, मगर जो चीज़ आप रियलाइज करते हैं कि आपको नहीं आती है उसमें इधर से उधर मत जाओ, बी सिंपल। मैडम इसके मार्क्स कितने होते हैं? वो तो एग्जामिनर की मर्जी है, हर एग्जाम में अच्छा, ड्रग्स में आपका ये है कि वहाँ पे जो जिस टेबल पे आपके इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं उसी टेबल पे आपके कुछ ड्रग्स पड़े हुए होते हैं। उसमें एक होगा उसका बिल्कुल सफेद ढकना होगा ऊपर टॉप, एक का रेड ढकना होगा और एक का जो होगा वो ग्रीन ढकना होगा। जो व्हाइट ढकन वाला होगा वो अल्केन होता है, लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, ठीक है।
जो रेड ढकने वाले होते हैं वो हमारे मिड्रेटिक्स होते हैं, उसमें एट्रोपिन भी आ सकती है, उसमें मेड्रोसिल भी आ सकती है, उसमें सॉरी पाइलोकार्पिन विल बी ग्रीन, वो हमारी न्यूरोसिस करती है। अच्छा फिनाइलफ्रीन वो हमारे मिड्रेटिक है। अच्छा जब ग्रीन होते हैं वो ये होता है कि वो हमारे पास प्यूपल की कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो पाइलोकार्पिन होते हैं। पाइलोकार्पिन का फिर वो आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी ड्रग है, पैरासिम्पैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटोलिटिक है या पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक है पाइलोकार्पिन, ठीक है। प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसके जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है उसको इंक्रीज कर दें या इन्हांस कर दें, और या जो सिंपैथेटिक सप्लाई है उसको खत्म कर दें। जब हॉर्नर सिंड्रोम होता है तो उसमें ये होता है कि आपकी सिंपैथेटिक सप्लाई जो होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उससे आपकी जो स्फिंक्टर प्यूपली है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि उसका अपोनेंट जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। जब हम पाइलोकार्पिन डालते हैं तो दिस पाइलोकार्पिन इज पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक, वो जो है प्यूपली स्फिंक्टर प्यूपली को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, और उससे ये होता है कि आपकी जो चैम्बर का एंगल है वो वाइडली ओपन हो जाता है, चूंकि आइरिस को वो खींच लेता है तो वो वाइडली ओपन हो जाता है। इट इंक्रीजेस द एक्वस आउटफ्लो, तो इसलिए हम इसको ग्लाकोमा में यूज करते हैं। मैम भाई हेड वाला क्या था? वो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह करें कि बुक से ये 3 ड्रग्स पढ़ लें कि पैरासिम्पैथेटिक क्या होते हैं, बेसिक बातें, उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। और सिंपैथेटिक माइमेटिक पढ़ लें कि वो कौन से होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, बीटा एड्रेनर्जिक जो होते हैं वो बीटा ब्लॉकर्स भी पढ़ लें कि वो उसका क्या होता है, ग्लाकोमा में यूज होते हैं। वो वहाँ पे पढ़े हुए नहीं होंगे मोस्टली, मगर आपसे पूछ सकते हैं वो ड्रग्स में। और मैडम स्लाइड्स के बारे में, स्लाइड्स आप लोगों ने थर्ड ईयर में देखी है वो स्लाइड्स? अच्छा स्लाइड्स, लिसन स्लाइड विल बी वेरी सिंपल। उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो कि आप डायग्नोज ना कर सकें। यू जस्ट गो एंड सी योर बुक पिक्चर। कार्डियल अल्सर की होगी, उसमें बिल्कुल टिपिकली कार्डियल अल्सर होगा और नीचे हाइपोपैन बना हुआ होगा, ठीक है। जो यहाँ पे स्लाइड्स पड़ी हुई है मैं आपको वही बता रही हूँ। कार्डियल अल्सर की होगी, उसमें नीचे हाइपोपैन, वो आपसे अगर पूछना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे कि दिस इज अ हाइपोपैन कार्डियल अल्सर, और बहुत सिंपल सवाल होगा, ऐसी कोई बात नहीं। उसमें आपने ये नहीं कहना है कि आप वो देखिए और आप कहें दिस इज अ फंगल अल्सर, वो कहेंगे आपको कैसे पता चले दिस इज अ फंगल अल्सर या दिस इज अ बैक्टीरियल अल्सर। उसके लिए हमें 2-3 चीजें चाहिए होती है ना। पेशेंट को आप स्लिट लाइन पे एग्जामिन करते हैं, फिर आप माइक्रोस्कोपी करते हैं, आप उसकी स्टेनिंग करते हैं, उसके बाद आप डायग्नोज करते हैं, हिस्ट्री से पता चलता है। तो आप सिर्फ एक तस्वीर देख के ये कमेंट नहीं करेंगे कि वेदर दिस इज अ फंगल अल्सर और दिस इज अ बैक्टीरियल अल्सर और दिस इज अ वायरल अल्सर। वायरल का आप फिर कर सकते हैं क्योंकि उसमें डेंडरेटिक पैटर्न होता है और वो फ्लोरेसेंस स्टेन पे आपको फौरन पता चल जाता है, ठीक है। सॉरी हाइफी होते हैं वो अगर आपको पिक्चर में इतने क्लियरली नजर नहीं आते अनलेस अंटिल यू एग्जामिन द पेशेंट ऑन द स्लिट लैम्प, और हर पेशेंट में नहीं होते हैं। हाइफी आपको फिर भी नजर नहीं आते हैं। दोज लीजन्स आर कॉल्ड सैटेलाइट लीजन्स, यू नेवर से द हाइफी, क्योंकि वो हाइफी जो नजर आते हैं वो स्टेनिंग के बाद आपको उस स्लाइड पे नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। जो बडिंग और हाइफी होती है वो उनका एक उसको क्या कहते हैं स्पोरिंग और जर्मिनल पीरियड है, जिसमें वो जिस तरह से अपने आप को बढ़ाते हैं और उस रिप्रोडक्शन का साइकिल है। यू नेवर यूज द वर्ड हाइफी। सॉरी दूसरा स्लाइड होगा, दूसरी स्लाइड जो होगी वो उसमें ट्रैकोमा की होंगे, आपको लिड टी भी होगी और उस पर या स्कारिंग भी होगी या पेनिस फॉर्मेशन होगी, ट्रैकोमा की होगी। काबलस्टोन अपीयरेंस की एक स्लाइड है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस स्प्रिंग कटार में। इसके अलावा सब कंजक्टिवल हेमरेज है, देखिए आराम से चुप रहे, चुप, बी क्वाइट। मैडम इसको बिठाएं। मैडम को पिक्चर तो अच्छा इसके अलावा जो है
आपके पास सबटोटल हेमरेजेस हैं। एंटीरियर सेगमेंट में हाइफीमा ब्लड हो सकती है, हाइफीमा की स्लाइड है एक, और आइरिस प्रोलैप्स की है, और कार्नियल थिनिंग की है, मगर शायद आपको ना दिखाएं। कार्नियल थिनिंग की एक्ट्रोपियान की है, क्लेजियान की है, ट्रिकियसिस की है, मगर शायद वो आपको दिखाएं ना। कंजेस्टेड ग्लाकोमा का ये है कि आप उसको फौरन चेक कर सकते हैं। इसीलिए उसमें ये होता है कि प्यूपल ओवल हुआ होता है, आँख बिल्कुल रेड होती है, कंजेस्टेड रेड आँख होती है, एक्यूट कंजेस्टेड ग्लाकोमा के, और प्यूपल जो होता है बिल्कुल ओवल शेप होता है और नॉन रिएक्टिंग होता है। वो आपको स्लाइड पे पता नहीं चलता है, मगर आप उसको डीडीज दे सकते हैं। रेड आई में डीडीज में आप बता सकते हैं कि ये आप एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं बता सकते, और क्लेजियान हो सकती है। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, हमेशा सिंपल डेफिनेशन ज़रूरी है, याद करें। व्हाट इज क्लेजियान, व्हाट इज टेरिजियम, व्हाट इज स्क्विंट बाय द वे। Sorry, 1%. Visual access of the deviation from the point form. आप इधर देख रहे हैं, आपकी एक आंख इनवर्ड है और दूसरी जो है उधर देख रही है। मिसअलाइनमेंट ऑफ विजुअल एक्सिस इज कॉल्ड स्क्विंट। विजुअल एक्सिस आपकी तब होती है जब आप एक जगह देख रहे होते हो। आप ये जब देख रहे हैं ना इनवर्ड, और ये आप देख रहे हैं आउटवर्ड, दिस इज नॉट अ स्क्विंट, ये आपकी लेटरल गेज है, ठीक है। और इसके अलावा ग्लाकोमा की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, बस क्लासिफिकेशन में आप सिर्फ कहें प्राइमरी ग्लाकोमा और सेकेंडरी ग्लाकोमा। प्राइमरी में द पैथोलॉजी इज इन द ट्यूबेकुलर मेशर, और सेकेंडरी जब आपकी आंख में कोई दूसरी बीमारी हो जिसकी वजह से लाइक यूवीआइटिस, लाइक हाइफीमा, उसकी वजह से आपकी कोई पैथोलॉजी हो, लेंस इंड्यूस जो होता है वो सेकेंडरी होता है। विट्रस हेमरेज के बाद हो जाते हैं, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के बाद हो जाते हैं, रीनल डायबिटिक रेटिनोपैथी में हो जाते हैं, न्यूवास्कुलर ग्लाकोमा होते हैं। मैम रेटिनल इमेजेस तो नहीं होते, रेटिना के इमेजेस तो नहीं होते? नहीं, रेटिना के इमेजेस नहीं होते। और कुछ पूछना है आप लोगों ने? मैम शुरू से शुरू कर रहे हैं।